हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने 4-5 टॉपिक कवर किए हैं जो स्पेक्ट्रम के हैं या जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, यूपीएससी हो या पीसीएस हो। तो हमने उसको ध्यान में रखकर ही नोट्स तैयार किया और हमने वो सब तैयार किया है। तो आगे हम देखते हैं, आप एक दो बार रिविज़न करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और हिस्ट्री के एंशियंट हो, मिडेवल हो या मॉडर्न इंडिया, इन सब में क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। तो इसलिए हमें फैक्ट तो याद करना पड़ेगा और रटने भी पड़ेंगे सारी डेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का टॉपिक पहला है 1857 से पूर्व जो भी जन असंतोष हुए थे ब्रिटिश काल में, तो उनको हम देखते हैं। तो पहला इसमें है सन्यासी विद्रोह, जो कि 1770 से 1820 के बीच हुआ था। 1870 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर दिया था। दूसरी ओर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासियों को इतना अधिक क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। इनमें से अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू, नागा और गिर सहस्त्र के सन्यासी थे। तो हमें इतना तो याद रखना है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो 1770 से 1820 तक ये विद्रोह चला था। क्यों हुआ था? तो अराजकता और कष्टों से पीड़ित हो चुके थे वो, और तीर्थ स्थलों पर जो प्रतिबंध लगा रहे थे उनसे सन्यासी बहुत ज़्यादा आहत हो रहे थे, इस वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो हम मेंस में भी ये यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए याद रखना ही है 2-3 फैक्ट। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ये भी याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो सीधा सीधा पूछता है कि आनंद मठ में कौन से विद्रोह के बारे में बताया गया है? तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है आनंद मठ उपन्यास। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला देखते हैं, तो फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 77 के बीच शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था जिसके नेता मंजूब शाह थे। नाम से ही समझ आ रहा है फकीर विद्रोह है जो कि मुसलमानों से संबंधित है, तो इसको याद रखना है। इसके नेता कौन थे? जो मंजूब शाह थे। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1776 में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह करमशाह द्वारा शुरू किया गया था, 1813 में हुआ था। पागलपंथी संप्रदाय के नेता टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह कर जमींदारों के गढ़ों पर आक्रमण कर दिया था। तो याद रखना, जमींदारों से संबंधित है, पागलपंथी समुदाय है, उसके द्वारा शुरू किया गया था। 1813 में शुरू किया गया था। बहावी आंदोलन देखते हैं। बहावी आंदोलन 1820 से 1870 तक चला था। मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम था। संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल वहाब थे। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था ये भी, लेकिन भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद रायबरेली के कारण लोकप्रियता मिली। तो हमें याद रखना है, इसको शुरू किया था अब्दुल वहाब ने, लेकिन भारत में इसमें सैयद अहमद ने जब काम किया उनकी वजह से लोकप्रियता बढ़ गई थी इस आंदोलन की। तो डेट तो याद रखनी है, 1820 से 70 के बीच हुआ था। मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम था। कूका आंदोलन देखते हैं, तो ये कब हुआ था? 1860 से 70 के बीच हुआ था। धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में पंजाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त कर सिख प्रभुसत्ता की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी वहीं। तो कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। सीधा सीधा पूछता है कब हुआ था? 1860 में हुआ था। धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। अंग्रेजों की जो प्रभुत्व था, जो सिख प्रभुसत्ता की स्थापना के लिए किया गया था। ये स्पेक्ट्रम में ऐसे ही दिए हैं, थोड़ा डीपली दिया है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है, तो आपको टॉपिक रिवाइज हो रहे होंगे। तो आपको एक बार स्पेक्ट्रम, अभी बहुत टाइम है, आपको पढ़ना चाहिए। यूपीएससी के छात्रों के लिए तो
ज़रूरी पढ़ना चाहिए। एक दो बार स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, उसके बाद ये नोट्स आप लोगों को बहुत काम आएगा। पीसीएस के लिए तो ऑब्वियसली काम आने ही वाला है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज भी कवर हो गए हैं और स्पेक्ट्रम का सारा हिस्ट्री कवर हो गया है, जो भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में नागरिक विद्रोह 1781 में हुए थे। तो याद रखना, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में नागरिक विद्रोह कब हुए थे? 1781 में हुए थे। पाइकों का विद्रोह कब हुआ था? 1817 में हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ है? तो 1828 में हुआ है। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने इतना ही नोट डाउन किया है। पूछता भी नहीं है, डेट पूछ लेता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं, तो विद्रोह की हमें डेट तो याद रखनी चाहिए। जनजातीय विद्रोह देखते हैं कौन कौन से हुए थे। तो पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में हुआ। 1778 में जनजाति पहाड़ी द्वारा उनकी भूमि पर ब्रिटिश अधिक्रमण के विरुद्ध किया गया आंदोलन है ये। तो याद रखना कब हुआ है? 1778 में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजमहल की पहाड़ियों में हुआ है। तो आप एक बार सर्च करना राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। चुआर विद्रोह 1776 में हुआ। चुआर जनजाति द्वारा हुआ। कारण क्या था? तो कारण था अंग्रेजों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियाँ, जिनकी वजह से वो परेशान हो रहे थे। तो इस वजह से आंदोलन की शुरुआत हुई। तो याद रखना चुआर विद्रोह 1776 में हुआ था। चुआर जनजाति है, उसके द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1831 में हुआ है। छोटा नागपुर के कोलों ने बुद्धू भगत के नेतृत्व में किया था। तो ये पूरा याद रखना है। छोटा नागपुर के कोल है जो उनके जो नेता थे बुद्धू भगत, उनके नेतृत्व में हुआ था। कारण क्या था? तो कारण था अंग्रेजों द्वारा उस क्षेत्र में प्रसार और तथा कोलों की भूमियों को दिक्कों को हस्तांतरित किया जाना। दिक्कू कौन थे? तो दिक्कू बाहरी लोग थे, उनको उनकी भूमि दी जा रही थी अंग्रेजों को द्वारा। इस वजह से इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई। इतना तो याद रखना ही है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। मेंस में तो सीधा सीधा पूछ लेता है जनजातियों ने कौन से विद्रोह किए थे, या स्वतंत्रता के पहले कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो आप वहाँ पे इनका जिक्र कर सकते हैं, कारण तब तो हमें लिखना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो फैक्ट याद रखना पड़ेगा। मेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है ये सारा। हो एवं मुंडा विद्रोह देखते हैं। 1893 से 1900 के बीच हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा को उलगुलान और उनके विद्रोह को उन्मूलन के नाम से जाना जाता था। ये यूपीएससी में शायद 2020 या 21 में पूछा गया था क्वेश्चन, और मैंने उससे पहले ये नोट्स तैयार कर लिया था। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये यहाँ से, हो और मुंडा विद्रोह के संबंध में। एक बार हो का भी पूछ चुके हैं, 22 में या 21 में ही आया है कि हो क्या था विद्रोह, मतलब जनजाति है कोई या जगह है। तो कुछ ऑप्शन में दिया था, याद नहीं है अभी मुझे, पर आ चुका है। 2 बार क्वेश्चन बना है यहाँ से इतनी ही लाइन से। तो आप देखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चंस तो हिस्ट्री के आते ही आते हैं, रिपीटेड ही होते हैं और बुक से ही आते हैं, कुछ करेंट का तो होता नहीं है ऐसा कुछ। तो याद रखना 1893 में हुआ है ये विद्रोह। संताल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। संताल आदिवासियों का विद्रोह आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक जबरदस्त था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। तो इनको भी याद रखना, सिद्धू और कान्हू संताल विद्रोह से संबंधित हैं। आदिवासी विद्रोह था 1855 से 56 के बीच हुआ था। संताल जनजाति के द्वारा किया गया था। स्थानीय जमींदारों एवं महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध कालांतर में विद्रोह ने अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण भी किया था। तो जमींदारों से संबंधित भी है, अंग्रेजों से भी संबंधित है। तो याद रखना भील विद्रोह 1817 से 1900 के बीच हुआ था। तो याद रखना 1817 से 1819 के बीच, एवं 1913 में फिर से हुआ था। पश्चिम घाट के क्षेत्र में हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एवं भील राज की स्थापना के लिए किया गया था।
तो याद रखना, ज़्यादातर जनजातियाँ जो भी विद्रोह हुए हैं वो अंग्रेज विरोधी आंदोलन था या जमींदारों से संबंधित थे। तो ऑप्शन में यही देगा, तो इतना आपको समझ आ जाएगा। खोंड विद्रोह 1837 में हुआ है, पुनः 1914 में हुआ है। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ है और 24 तक चला है। गोंड विद्रोह 1940 के दशक में हुआ था। डेट सबकी याद रखना, पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में डायरेक्टली पूछता है, कालक्रम पूछ लेता है, कौन सा पहला हुआ है कौन सा बाद में हुआ है, तो हमें डेट याद रखनी है। अहोम विद्रोह हमने पहले भी पढ़ा है, 1828 में हुआ है। कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। खासी विद्रोह 1830 में हुआ है। सिंह फोर्स विद्रोह 1830 के दशक में हुआ है, असम में ही हुआ है। तो 1857 के पश्चात के आंदोलन हम देखेंगे आगे। पहले हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, डेट में बहुत कन्फ्यूजन हो गई होगी। एक बार जनजाति विद्रोह देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह 1778 में, कोल विद्रोह 1831 में छोटा नागपुर में हुआ है, बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ है। हो और मुंडा विद्रोह 1893 में हुआ है, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। उनके विद्रोह को उलगुलान कहा जाता था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। भील विद्रोह 1817 में हुआ है। खोंड विद्रोह 1837 में हुआ है। रंपा विद्रोह 1922 में। गोंड विद्रोह 1940 में। अहोम विद्रोह 1828। खासी 1830। सिंह फोर्स 1830 में भी आपको याद हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के पश्चात आंदोलन। कोकी आंदोलन 1917 से 1919 तक हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कोका आंदोलन हमने पढ़ा था जो पंजाब में हुआ था, लेकिन ये कोकी विद्रोह है जो कि मणिपुर में हुआ है, 1917 में हुआ है। नागा विद्रोह 1905 में हुआ है, 1905 से 1931 तक चला है, तो ये भी मणिपुर में हुआ है, इसको याद रखना है। 1857 के विद्रोह में किसानों की भूमिका। कुछ क्षेत्रों में, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कृषक सहभागिता सक्रिय थी। तो डायरेक्टली पूछ सकता है कहाँ पे 1857 के विद्रोह में कौन से किसानों ने ज़्यादा भाग लिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो हमें याद रखना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी वालों ने भाग लिया था जो कृषक थे। 1857 का विद्रोह। प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण, मतलब कारण कौन से थे जिसकी वजह से विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनको देखते हैं। तो वेलेस्ली की सहायक संधि, या डायरेक्टली मेंस में पूछा गया है, पीसीएस में भी शायद पूछा है, लेकिन यूपीएससी में तो पूछा गया है। तो ये सारे कारण तो हमें याद रखने चाहिए। वेलेस्ली की सहायक संधि थी। डोलहौजी द्वारा गोद प्रथा की समाप्ति, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दत्तक प्रथा की समाप्ति। नाना साहेब पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। 1856 में अवध राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया था। बहादुर शाह का अपमान किया गया था। लाल किला खाली करने का आदेश दिया गया। उन्हें सिक्कों से उनका नाम हटवाया गया और उनके पुत्र जो कोयास को राजकुमार घोषित किया गया। तो उनका बहुत अपमान हुआ था। सामाजिक कारण को काले गोरे का भेद, श्रेष्ठ इनकी भावना उत्पन्न की जा रही थी। धार्मिक कारण क्या था? योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया। जो ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी। आर्थिक कारण हमें मेंस के लिए ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए इतना नहीं था, तो इसलिए मैंने नोट डाउन नहीं किया। तो ये सारी आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए। अगर आपके पास जो भी नोट्स है वो आप उससे डीपली पढ़ सकते हैं इसको। प्रीलिम्स के लिए हमें इतना इनफ है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 ईस्वी में अपना विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि इसी वर्ष से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हो गई थी? 1857 के विद्रोह के बाद। कारण क्या था? सैनिक थे, उनका वेतन, खान पान, रहन सहन, पदोन्नति, इन सबको लेकर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजों के विरुद्ध किसी अन्य विद्रोह में इतनी नहीं देखी गई थी। सबसे अधिक जो हिंदू मुस्लिम ने एकत्र होकर विद्रोह किया था वो 1857 का विद्रोह था। इसके बाद ऐसा सहयोग दोनों का सहयोग आंदोलन के दौरान दिखा था।
और किसी भी आंदोलन ने दोनों ने एक साथ मिलकर कोई भी आंदोलन नहीं करवाया था। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था। उसने काफ़ी उत्पाद मचाया था। 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई थी। जो दूसरे कारतूस यूज करे जा रहे थे, जिनमें ऐसा अफवाह उड़ गई थी कि उनमें गाय के मांस का उपयोग किया जा रहा है, और उस वक्त जो उनको मुंह से खींचना पड़ता है खोलने के लिए, इस वजह से मतलब धार्मिक कारण ही एक वजह से उत्पन्न हुआ था। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह कर दिया था। तो वो किससे संबंधित थे पूछता है, तो बैरकपुर छावनी थी जो वहाँ से संबंधित थे। वो उसने काफ़ी उत्पाद मचा दिया और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई थी। 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह किया था। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी भी दे दी गई थी उनके इस कार्य के लिए। 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। मेरठ में सफलता के बाद सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े थे। तो सबसे पहले मेरठ में ही हुआ था, उसके बाद दिल्ली में प्रस्थान किया उन्होंने। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। कैनिंग ने ब्राउन वेस्ट के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया था, जिन्हें दांत से खींचना पड़ता था, और उसमें ऐसी अफवाह थी कि वो गाय का मांस यूज किया जा रहा था, गाय। और तो याद रखना, ब्राउन वेस्ट पहले यूज की जाती थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल लाई गई थी। अजीमुल्ला खान ने बिठूर, जो कि कानपुर में है, नाना साहिब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मार्च 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया था। तो याद रखना, अजीमुल्ला खान ने किया था 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी थी 1857 के विद्रोह की। असफलता के कारण क्या थे? एकता और संगठन और साधनों की न्यूनता। उतनी अधिक एकता नहीं थी, संगठन नहीं था, अलग अलग तरीके से सबने अपना अपना विद्रोह कर दिया था। साधन भी उतने अधिक नहीं थे, अचानक शुरू हुआ तो कोई योजना नहीं थी उस वक्त। विद्रोह स्थानीय होकर रह गया। विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था। तो ये सारे मेंस में बहुत काम आ सकते हैं पॉइंट, तो याद रखना। पुस्तकें कौन सी संबंधित हैं इस बार से, तो याद रखना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बहुत बार पूछी गई है, बी.डी. सावरकर वाली। स्कॉपी म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 मजूमदार द्वारा लिखी गई है। 1857 एस.एन. सेन द्वारा लिखी गई है। 4 ये पुस्तकें हैं, इतनी आप याद रख सकते हैं। तो 1857 के कुछ प्रमुख केंद्र हैं और जो विद्रोही नेता थे हम उनको देखते हैं। ये आपको याद होगा झांसी वाला, तो ये पूछा गया था रानी लक्ष्मीबाई वाला कि कब हुआ था विद्रोह की तिथि, शायद 22 या 23 के पीसीएस में पूछा गया है। तो ये सबका ही गलत हुआ था आई थिंक, और मैंने नोट डाउन किया था, और ये देखिए कितनी इजी वे में सब दिया था। तो झांसी का पूछ चुके हैं, हो सकता है किसी और का पूछ ले, तो हमें याद रखनी चाहिए डेट। तो दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड ने किया था, 11 मई को किया था, सबसे पहले यही हुआ है। कानपुर में नाना साहेब द्वारा किया गया, तात्या टोपे ने उनको सहायता की थी, सैन्य नेतृत्व किया था। वक्त कहाँ का याद रखना, दिल्ली से ही संबंधित थे, तो उन्होंने 5 जून को किया था। दमन करता इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, पर विद्रोही नेता केंद्र तो याद रखने ही है, पर तिथि एक बार पूछी गई है तो आगे भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना, लखनऊ बेगम हजरत महल, विजरस कादिर भी संबंधित है, 4 जून को हुआ था यहाँ पे। झांसी या ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, 4 जून को हुआ है।
जगदीशपुर या आरा दोनों आ सकता है ऑप्शन में। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह ने 12 जून को हुआ है। सबसे लास्ट में आई थिंक यही है। फैज़ाबाद देखते हैं। तो फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 में ही हुआ है। मई और जून की डेट है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट डेट ही पूछ लिया था। तो 4 जून ऐसे पूछा है, तो एक बार देखोगे तो याद रहेंगी। 11 मई, 5 जून, 4 जून, 12 जून ऐसे देख सकते हो। इलाहाबाद का याद रखना, लियाकत अली थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। 6 जून 1857 को हुआ। बरेली का याद रखना, खान बहादुर खान, जून 1857। फतेहपुर अजीमुल्ला खां। और एक असम का भी प्रीवियस ईयर में दिया रहता है, तो मनीराम दत्त असम से संबंधित थे। तो याद रखना, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे, लखनऊ या अवध का क्षेत्र है तो बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जगदीशपुर आरा कुंवर सिंह अमर सिंह, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला। नया रहता है फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, कम ही पूछा गया है तो पूछ भी सकता है। इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खां, फतेहपुर अजीमुल्ला और असम में मनीराम दत्त। आई होप आप लोगों को ये याद हुए होंगे, काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। सुधार आंदोलन देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय, इनके नवीन विचारों के कारण भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। इन्होंने इनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता और भोर का तारा का सम्मान प्राप्त है। तो ये सब एकदम पूछ लेता है, पीसीएस में तो पूछा गया है कि ये सारे नाम किन के लिए यूज किए जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय के लिए किए जाते हैं। कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें प्रमुख थी अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाएं और अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू जैसी पाश्चात्य शिक्षाएं। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न सारी उनको आती थी भाषाएं। सामाजिक क्षेत्र, हिंदू समाज की कुरीतियों, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। विधवा पुनर्विवाह का भी उन्होंने समर्थन किया था कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। 1809 में राय की फारसी पुस्तक तोहफातुल मुहाइदीन एकेश्वरवादियों का उपहार का प्रकाशन हुआ। तो फारसी पुस्तक थी, याद रखना। आत्मीय सभा 1815 किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय से ही संबंधित है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु ये इस सभा का गठन किया गया था। इसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल हुए थे, लेकिन किसने बनाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1815 में बनाई थी। राय ने बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। 1820 में राय की पुस्तक ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का प्रकाशन किया गया था। 1822 में हिंदू उत्तराधिकार नियम भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही आया था। 1821 में राय ने अपने विचार प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित और संचालित यह प्रथम समाचार पत्र था। तो इसको याद रखना है, संवाद कौमुदी। और आत्मीय सभा को याद रखना है, मूर्ति पूजा का विरोध किया था और फारसी पुस्तक है जो उनकी, इन सब फैक्ट को हमें याद रखना चाहिए। वेदांत सोसाइटी भी याद रखना, वेदांत कॉलेज भी याद रखना। तो वेदांत सोसाइटी 1816 में, उसी को बाद में बदलकर वेदांत कॉलेज 1825 में किया गया, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो राजा राम मोहन राय से अभी 2025 में ही यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ के वो क्वेश्चन आराम से हो जाता। तो स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट्स में मैंने बनाया है, तो इसका आप लाभ उठाइए, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रह्म समाज,
तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने की है। 20 अगस्त 1828 को की थी। सीधा सीधा डेट पूछता है, पीसीएस में तो पूछता ही है और यूपीएससी में स्टेटमेंट में डाल के भी पूछता है ये। तो याद रखना 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अन्य उद्देश्य क्या थे? तो मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि इससे संबंधित हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय ने डेविड हेयर का सहयोग किया था। तो डेविड हेयर का सहयोग किसने किया है? राजा राम मोहन ने क्या किया है? किसमें किया है? तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है उसकी स्थापना के लिए उन्होंने सहयोग करा था। राय को, राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। 1850 में अकबर द्वितीय ने राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो विलियम चतुर्थ याद रखना, कंफ्यूज करता है, विलियम तृतीय नहीं चतुर्थ है। 1850 में अकबर द्वितीय ने भेजा था और राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। तो इसको सबको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। तो युगदूत की उपाधि से राजा राम मोहन राय को सम्मानित किसने किया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। राजा की उपाधि से अकबर द्वितीय ने किया है। राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन कुछ समय तक महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में रहा। तो याद रखना, ब्रह्म समाज से कौन कौन संबंधित है? महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश। महर्षि द्वारकानाथ के बाद उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां जारी रहीं। इन्होंने कलकत्ता के जोरा सांकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में तत्वबोधिनी सभा कहा गया है। तो याद रखना, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है, ना कि राजा राम मोहन राय से। ये डायरेक्टली आता है, पीसीएस में तो पूछा गया है। कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। तत्वबोधिनी स्कूल भी खोला गया तो 1840 में। 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त कर दिया था। 1861 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया। तो याद रखना, इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी का जो समाचार पत्र था वो केशव चंद्र सेन से संबंधित है। इनके प्रयत्नों से ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो इसको याद रखना है। केशव के प्रयासों से ही मद्रास में बेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो बेद समाज और प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? केशव चंद्र सेन से। 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। विभाजित समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर वाला जो, इसको याद रखना है, पूछता है। तो आदि ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से। और इनका जो नारा था वो था ब्रह्मवादी हिंदूवाद है। केशव के नेतृत्व वाले गुट को भारत वर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखना है। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, इन दोनों को याद रखना है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1872 में इसकी स्थापना हुई है, आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा की गई है। 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध था। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1878 में। उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध करना, नारी मुक्त का समर्थन करना आदि। इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए ढांचों सिद्धांतों पर हुआ था।
जो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना से कौन संबंधित है? तो आनंद मोहन बोस संबंधित है। प्रार्थना समाज को देखते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई है? 1867 में की गई है। कहाँ पर की स्थापना की गई थी? बम्बई में की गई थी, गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग द्वारा। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग पूछता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो रनाडे और आत्माराम को याद रखना है। रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सार्वजनिक सभा की स्थापना 1871 में रनाडे द्वारा की गई थी। तो इसको भी याद रखना है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रनाडे द्वारा की गई है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रनाडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, जिससे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो रनाडे द्वारा प्रारंभ किया गया है। रनाडे ने एक आस्तिक के धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी है। तो एक आस्तिक के धर्म में आस्था किसके द्वारा लिखी गई है? रनाडे के द्वारा लिखी गई है। ये वाली लाइन तो याद रखनी है कि 1867 बम्बई और गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये चारों पांचों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज के बारे में, तो याद रखने हैं हमें। आगे देखते हैं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रनाडे ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। शुद्धि आंदोलन को याद रखना है, पुस्तक भी अभी पढ़ लेते हैं, याद रहेगी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रनाडे के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1884 में की गई है। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में या कालक्रम में पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा रनाडे ने किस किस की स्थापना की थी। तो हमें याद रखना है सार्वजनिक समाज, शुद्धि आंदोलन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, प्रार्थना समाज, इन सबसे संबंधित है रनाडे। आर्य समाज को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। स्थापना कब की गई है? 1875 में की गई है। कहाँ की गई है? बम्बई में की गई है। बाद में मुख्यालय को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो बम्बई और लाहौर दोनों याद रखना है हमें। यह हिंदू धर्म सुधारवादी आंदोलन था। मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। तो ये मेंस में भी हम डाल सकते हैं। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो और का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? आर्य समाज से संबंधित है और दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है। यह एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन था। कौन सा? आर्य समाज। स्थापना याद रखनी है, 1875 में। कहाँ की गई है? बम्बई में की गई है। 1861 में दयानंद मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। इन्हीं से दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला है। इन्हें हिंदू लूथर भी कहा जाता है। आर्य दयानंद सरस्वती पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्राथमिकता को अस्वीकार किया है उन्होंने, और समाज सुधार की दिशा में चातुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर समर्थन किया है। जो हिंदू धर्म में पिछली थी चतुर्वर्ण व्यवस्था, तो उसको उन्होंने जन्म के स्थान पर, जैसे शूद्र थे, क्षत्रिय थे, तो उनको जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर समर्थन किया कि जो जिस हिसाब का कर्म करेंगे उनको वैसा स्थान दिया जाएगा। तो इसको याद रखना है, ये मेंस में बहुत काम आएगा, प्रीलिम्स में कम ही पूछता है। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। तो शुद्धि आंदोलन याद रखना, जो उस टाइम हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया था, दूसरा धर्म कबूल कर लिया था, तो उसके लिए उन्होंने फिर से ये आंदोलन चलाया कि शुद्धि आंदोलन के वो फिर से हिंदू धर्म में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत ही विवादास्पद रहा है। तो याद रखना है शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है।
दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। तो हमने पहले भी एक शुद्धि पढ़ा था, तो रनाडे वाला कंफ्यूज नहीं होना है। उनका भी शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था उन्होंने, जिसने अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त किया है। तो हमें ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। गौरक्षा आंदोलन भी याद रखना है, आर्य समाज से संबंधित है। दयानंद ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में आंदोलन किया था। तो याद रखना, शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने की इजाज़त दिलवाई थी दयानंद सरस्वती ने। उनको हायर एजुकेशन भी प्राप्त करने का मौका मिला। तो ये सारे दयानंद सरस्वती द्वारा कार्य किए गए हैं। मेंस में ये सारे फैक्टर आप डालोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, लेकिन मेंस के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये। एनी बेसेंट ने कहा था कि सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारतवासियों के लिए है। आर्य समाज के संदेश का प्रचार प्रसार करने का उनका उद्देश्य पंजाब में अधिक सफल रहा। आर्य समाज को यूपी, गुजरात, राजस्थान में कुछ सीमा तक ही सफलता मिली। तो डायरेक्ट पूछ सकता है आर्य समाज को कहाँ पर ज़्यादा सफलता मिली या सफल रहा, तो पंजाब याद रखना है। पंजाब में सबसे अधिक रहा है। यूपी, गुजरात, राजस्थान में कुछ सीमा तक उन्हें सफलता मिली थी। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी, तो उनको देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में लिखी गई थी, 1874 में लिखी गई थी। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में। तो ये उससे पहले उन्होंने लिख दी थी। पाखंड खंडन, वेदवाद से भूमिका, ऋग्वेदवाद से अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन। तो इनमें हमें देखोगे याद ही रहेंगी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश तो याद रखनी है। वैलेंटाइन सरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तो इसको भी याद रखना है। वैलेंटाइन सरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। तो ये दोनों बहुत बार पूछा गया है, किसने कहा है? तो सिरोल ने कहा है। किस में कहा है? इंडियन अनरेस्ट में कहा है। तो ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 1892 से 93 में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। एक वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा था और एक नहीं कर रहा था। तो जो सपोर्ट कर रहे थे उनमें कौन से? तो हंसराज और लाला लाजपत राय थे। हंसराज और लाला लाजपत राय। और जो विरोध कर रहे थे उनमें श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशीराम प्रमुख थे। तो इनका आप नाम याद रख सकते हैं। लाला लाजपत राय ने समर्थन किया था वेस्टर्न एजुकेशन का, हंसराज ने किया था। और विरोध किसने किया है? श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशीराम। तो इसको याद रखना है। गुरु और लाला लाजपत राय 1902 में गुरुकुल की स्थापना भी की गई थी। तो इसको याद रखना, हंसराज और लाला लाजपत राय ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना भी की है। 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई है। तो याद रखना, ये भी लाला लाजपत राय से संबंधित है। हंसराज और लाला लाजपत राय से संबंधित है। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखना है। कितना सारा हो गया है। आर्य समाज दो गुटों में बट गया था। एक वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थक था, तो उनमें श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशीराम प्रमुख थे। और जो समर्थन कर रहे थे उनमें हंसराज और लाला लाजपत राय थे। तो इन दोनों ने गुरुकुल की स्थापना भी की है। दयानंद एग्रो वैदिक कॉलेज की स्थापना की है। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखना है। यंग बंगाल आंदोलन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो डेरोजियो द्वारा बनाया गया था। डायरेक्ट पूछता है यंग बंगाल आंदोलन से कौन संबंधित है? तो डेरोजियो थे संबंधित। डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की थी।
तो इन दोनों को भी याद रखना है कि किस किस की स्थापना की है। तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की स्थापना की है, तो इसको याद रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोरिजियो को बंगाल का आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा था। तो किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। किसके संबंध में कहा था? डेरोजियो के संबंध में कहा था कि वह बंगाल का आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत है और हमारी जाति के पिता हैं। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। किसको प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? डेरोजियो को। ये सारा स्पेक्ट्रम में दिया है और उसमें आप डीपली जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेंस में पूछेगा कि क्यों कहा जाता है, तो कुछ उनका योगदान होगा तो वो आप मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सारे जो भी टॉपिक दिए हैं स्पेक्ट्रम में, मेंस में भी उन्हीं से बनते हैं क्वेश्चंस। तो आप योगदान सारा और जो भी डिबेट हुई है उन सबको आपको पढ़ना पड़ता है। तो एक दो बार पढ़ोगे स्पेक्ट्रम, उसके बाद ये नोट्स प्रीलिम्स में बहुत काम आएगा आपको। अभी पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, 2-3 बार सुनोगे तो ये जाके कहीं समझ में आएगा और याद हो पाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे आंदोलन जो भी हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी और पीसीएस के लिए भी। तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया था। तो 1893 में किया है। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में है। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसे 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। तो इतना याद रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद ने की है। कब की है? 1897 में की है। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बाद में की है, अमेरिका वो पहले गए थे 1893 में। 1900 रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं और उपदेशों को प्रसारित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण परमहंस कौन से? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो इसको याद रखना है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, उनकी शिक्षा और उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की थी, तो ये याद रखना, परमहंस मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस द्वारा ही की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी देखते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट कब स्थापना की गई है? 1875 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? मैडम ब्लॉवत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। तो एनी बेसेंट द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी। एनी बेसेंट इसमें बाद में जुड़ गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लॉवत्स्की और कर्नल ऑलकॉट थे। तो इन दोनों का नाम याद रखना है। उद्देश्य क्या था? तो सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन था। जो भी उस समय के प्राचीन धर्म थे उन सबका तुलनात्मक अध्ययन करा जाता था कि कौन सा अच्छा है, किसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं। 1888 में वेसेंट सदस्य बनी थी, तो 1888 में एनी वेसेंट इसकी सदस्यता ग्रहण की। 1893 में वो भारत आई थी। 1907 में एनी वेसेंट ने इसकी अध्यक्ष बनी थी। तो 1907 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? एनी वेसेंट। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए वेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। इसी बार पूछा गया था आरओ के एग्जाम में कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वेसेंट द्वारा की गई है और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। तो ये अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है आरओ का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इन दोनों को याद रखना है। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो इन दोनों डेट को भी याद रखना है हमें। अन्य धार्मिक आंदोलन कौन से थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी थी। तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी वैध माना गया था। तो ये किसके कार्यकाल में कानून बना था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो कैनिंग को भी याद रखना है। ये एक्ट कब पारित हुआ, डेट भी याद रखनी है, 1856 में। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ही विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। तो इन पांचों फैक्ट को हमें याद रखना है। धर्म सभा देखते हैं। धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राधाकांत देव द्वारा की गई है। कब की गई है? 1830 में की गई है। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। तो धर्म सभा याद रखना, पूछा गया है। 1830 में स्थापना हुई है, राधाकांत देव द्वारा की गई है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो डायरेक्टली पूछा जाता है पीसीएस में, आरओ में भी पूछा गया है और यूपीएससी में भी ऐसे स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं। तो लोकहितवादी याद रखना, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। इसी समाज के उपदेश देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित हैं। तो देव समाज याद रखना, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1887 में की गई है। और कहाँ की गई है? तो लाहौर में की गई है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में समाज सुधार के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले ने मुंबई में की थी। तो याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई है भारतीय सेवक समाज की। कब की गई है? 1905 में की गई है, मुंबई में की गई है। भारतीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना 1887 में एमजे रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई है। तो इनको भी याद रखना है। भारतीय सामाजिक आंदोलन अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है। तो 1887 में की गई है रनाडे और रघुनाथ राय द्वारा भारतीय सामाजिक आंदोलन। इसी आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने के हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो प्रतिज्ञा आंदोलन याद रखना है, किससे संबंधित है? तो बाल विवाह को रोकने से संबंधित है। इसी सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। सामाजिक सेवा संघ एन.एम. जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई है, 1911 में की गई है। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन भी देखते हैं। कुछ सुधार आंदोलन हुए हैं, मुस्लिमों ने किए हैं। तो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अलीगढ़ आंदोलन बहुत बार पूछा गया है, किससे संबंधित है? सैयद अहमद खान से संबंधित है। सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक सोसाइटी और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। इन दोनों की डेट भी याद रखनी है। तो 1864 में और 1875 में सर सैयद अहमद खान से संबंधित हैं। देवबंद आंदोलन भी चलाया गया है मुस्लिम सुधार आंदोलन के तहत। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी। तो अहमदिया आंदोलन किससे संबंधित है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद से 1889 में शुरू किया गया था। 19वीं शताब्दी के कुछ और सामाजिक सुधार हैं, हम उनको भी देखते हैं। निम्न जाति आंदोलन को देखते हैं। तो 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे 1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया है।
तो हरिजन सेवक संघ या अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ ये गांधी जी से संबंधित हैं, ये याद रखना है हमें। अंबेडकर ने हरिजनों के कल्याण और अछूतदारों हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की। 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया है। तो याद रखना है कि हरिजनों से संबंधित अंबेडकर ने जो दल बनाया था उसका नाम था अखिल भारतीय दलित वर्ग। 1924 में इसकी स्थापना की गई है। गांधी जी ने जो बनाया था उसका नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, और हरिजन सेवक संघ उसको बाद में कहा गया। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट ही पूछता है किसके द्वारा स्थापना की गई है। बहिष्कृत भारत पत्रिका अंबेडकर का, ये बहुत बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है, तो याद रखना है बहिष्कृत भारत अंबेडकर से संबंधित है। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में चलाया गया था रामास्वामी नायकर द्वारा। तो डायरेक्टली पूछा जाता है आत्मसम्मान आंदोलन किससे संबंधित है, तो रामास्वामी नायकर से संबंधित है। जस्टिस पार्टी, तो ये तीनों नाम याद रखने हैं, मुदालियर, TM नायर, PT चेन्नी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जस्टिस पार्टी, मुदालियर, TN नायर, PT चेन्नी, ये तीनों संबंधित हैं जस्टिस पार्टी से। मार्च 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में प्रथम बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा जारी की गई थी। 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों की घोषणा में जाति पाति की जगह समानता की बात पर पहली बार जोर दिया था। तो मूल अधिकार कौन से अधिवेशन में लाए गए थे, तो कराची अधिवेशन में लाए गए थे 1931 में। कराची अधिवेशन की वो अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। कब की गई है, 24 सितंबर 1873 में की गई है। तो 1873 तो याद रखना ही है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले से संबंधित है। 1873 में इसकी स्थापना की गई है। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। तो इसका उद्देश्य भी याद रखना है, दलित और निम्न जाति से संबंधित है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्य शोधक समाज जैसी पुस्तकें लिखी हैं। तो ये तीनों याद रखना। गुलामगिरी तो बहुत बार पूछी गई है, सत्य शोधक समाज और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये तीनों याद रखना है, ज्योतिबा फुले से संबंधित हैं। वाइकोम सत्याग्रह केरल के मंदिर प्रवेश को लेकर सवर्ण और निम्न वर्ण के बीच चलाया गया था। तो इसको भी याद रखना है, केरल से संबंधित है वाइकोम सत्याग्रह। क्यों चलाया गया था, मंदिर प्रवेश को लेकर जो उच्च और निम्न जाति के लोग थे उनमें जो विरोध हो रहा था उससे संबंधित था ये आंदोलन। तो इसको याद रखना है, वाइकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया है। दर्पण साप्ताहिक पत्रिका थी, 1832 में बनाई गई थी बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा। तो दर्पण याद रखना है, किससे संबंधित है, बाल शास्त्री के से। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, समाज के दलित वर्ग और ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, तो इसको भी याद रखना है हमें। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमने मॉडर्न इंडिया के आधुनिक भारत के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। हो सकता है 6 या 7 लेक्चर से थोड़ा 1-2 ज़्यादा हो जाए, पर हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे, और आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।